हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफी बढ़िया हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई। बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने जो सप्लाई वाला चैप्टर किया था तो हमने देखा था कि हमें दो मोटे मोटे चीजें करनी है जीएसटी के अंदर। एक तो लेवी करनी है बेटा, और एक कलेक्शन करनी है। लेवी और कलेक्शन। अच्छा, लेवी के अंदर हमने छह चीजें देखी। कौन कौन सी छह चीजें? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। छह चीजें हमने कलेक्शन में भी देखनी है। अच्छा, लेवी की हमने छह की छह चीजें कवर कर ली। सबसे पहले हमने वैलिड सप्लाई देख लिया, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज देख लिया, इंटर इंट्रा देख लिया, बायर टैक्सेबल पर्सन भी देख लिया, इनटैक्सेबल टेरिटरी भी देख लिया, और एफसीएम आरसीएम भी देख लिया। एफसीएम आरसीएम का सेक्शन नंबर 9 था, जो कि था चार्ज ऑफ जीएसटी। सेक्शन नंबर 7 सप्लाई का था, और 8 भी सप्लाई का था, जिसके अंदर मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाई थी। इसके साथ साथ हमने सेक्शन नंबर 10 भी देखा, जो कि चार्ज का हिस्सा था। तो 9-10 चार्ज में देखा, 7-8 हमने देखा सप्लाई में। ठीक है, हमने मोटे मोटे सेक्शन देख लिए अभी तक। अब बेटा, अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और कलेक्शन देखना है। कलेक्शन में भी छह बातें देखनी है, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज प्लेस ऑफ सप्लाई देखने वाले हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई का भी सेक्शन नंबर 10 है हमारे पास में। ठीक है जी, चलिए। रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा होना चाहिए, टैक्स वैल्यू पे होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई में होना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई पर होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस करके हम लोग जीएसटी पोर्टल पे जाके टैक्स जमा कर देंगे। ये सारी चीजें थी। अभी हम लोग इसमें सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, उसके बाद बाकी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई पहले क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? इसका ऐसे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप सेक्शन वाइज सेक्शन चलें, इसलिए सेक्शन 10 में आपको करा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ना बेटा, देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर दो चीजें हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी देखो, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स के अंदर दो चीजें, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। सर्विसेज के अंदर दो चीजें, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। गुड्स की सप्लाई जो डोमेस्टिक नेचर से होती है, मतलब भारत के अंदर अंदर होती है, उसके लिए सेक्शन 10 है। भारत के बाहर के लिए 11। सर्विस की सप्लाई भारत के अंदर 12। सर्विस की सप्लाई भारत के बाहर 13। तो हमें ये सारी चीजें बेटा कवर करनी है। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 10(1)(a) पढ़ने वाले हैं पहले। देखिए, 10(1)(a), मैं बार बार बोलता हूँ, नोट्स अगर आपने परचेस नहीं करे हैं तो परचेस आज ही कर लीजिए, ये आपको बेनिफिट बहुत देंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बेटा। हमने आपके लिए अराउंड अभी तक 20 आवर्स का कंटेंट डाल दिया है इस कोर्स में, उत्कर्ष में। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे लिए ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी ज्यादा है अभी, क्योंकि हमारी पर डे की ऑपरेशनल कॉस्ट उतनी ही है। और आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, आपको पता है कि हमें अपोर्शन करना पड़ेगा इसके ऊपर भी, है ना। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू कंट्रीब्यूट मॉनेटरी टू अस, है ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? हम आपसे ये नहीं बोल रहे कि यू डोनेट टू अस, हम लोग आपसे बोल रहे हैं कि यू कैन बाय नोट्स फॉर योर ओन गुड, है ना। अभी फिजिकल कॉपी भी हम लोग लेके आने वाले हैं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक तक फिजिकल कॉपी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको भी बाय करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अभी ई नोट्स अवेलेबल हैं चैप्टर वाइज, उसको भी परचेस करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और क्या सपोर्ट कर सकते हैं सर, अगर मॉनिटरी ना कर पाए तो बेटा आप फिर कमेंट करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आप हमें सपोर्ट करें, इस तरीके से तो करें ही, और सब्सक्रिप्शन भी हमारी बढ़नी चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो ये दोनों चीजें हैं। थर्ड चीज, शेयरिंग। तो आपको शेयर भी करने हैं लेक्चर्स, सो डेट हम लोग और बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, ये अगर आप काम करते हैं तो जैसे हम लोग आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहे हो उत्कर्ष सीरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे ही आप भी हमारे लिए इन रिटर्न ये सब काम कर सकते हैं। चलिए, 10(1)(a है, 10(1)(a) के ऊपर स्टार नंबर 1 मार्क करेंगे, उसके बाद ही कुछ समझ पाएंगे हम। 10(1)(a) बात करता है ऐसी सिचुएशन की जहां पे सप्लाई, वही सेक्शन नंबर 7 और 8 वाली सप्लाई, इन्वॉल्व करती है मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब इसके अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स है। मतलब मूवमेंट का क्या मतलब हुआ सर? मूवमेंट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मूवमेंट मीन्स गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये मतलब है मूवमेंट का। आई होप मेरी बात समझे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप लेके जा रहे हो गुड्स को, तो बेटा उसको मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट जनरली हैपेंस व्हेन डिलीवरी ऑफ द गुड्स आर मेड। तो जब डिलीवरी ऑफ द गुड्स होती है, क्योंकि गुड्स ही है, खाली सर्विसेज है नहीं इसमें, सेक्शन नंबर 10 में। तो सेक्शन नंबर 10 खाली गुड्स की अगर बात कर रहा है, तो बेटा जब गुड्स की डिलीवरी होती है तो ही उसको मूवमेंट बोला जाता है। जैसे कैलकुलेटर मान लो मैंने ऑनलाइन परचेस किया, तो हो सकता है जिसने इस कैलकुलेटर को बेचा वो बैंगलोर में बैठा हो, मैं बैठा हूँ दिल्ली में। तो बेटा अब हम दोनों की लोकेशन अलग अलग हो गई, तो अब पीओएस कैसे निकाला जाएगा? तो बेटा पीओएस निकालने के लिए सेक्शन नंबर 10 एक ए में आप आओगे, फिर जाके आप पीओएस निकाल पाओगे। ठीक है सर, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया है यहाँ पे, जैसे एक ए है और एक बी है। ए दिल्ली में है जो कि सप्लायर है, सप्लायर है मतलब माल बेचने वाला, और बी हमारा रेसिपिएंट है, सामान को लेने वाला। अब ए ने डिलीवरी करी बी को और बी ने पैसा दिया ए को। अब क्योंकि दोनों की लोकेशन अलग अलग है बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि 10(1)(a) में
अभी पीओएस क्या हुआ मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ये मैं मिटो देता हूँ। बट मैंने आपको ये बताया था कि जब भी लोकेशन दोनों की अलग अलग होगी, सप्लायर और रेसिपिएंट की लोकेशन सेम नहीं होगी, तो बेटा इसको इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। याद है ना आपको? और बेटा जब लोकेशन दोनों की सेम होगी तो इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाएगा। सर पीओएस निकालना ही क्यों है? इसलिए निकालना है क्योंकि आपको पता है इंटर स्टेट सप्लाई में बेटा आईजीएसटी लैवी होता है, और आईजीएसटी भी आगे जाके दो टुकड़ों में बांटा जाता है। एक तो उस स्टेट के साथ पैसा बांटेंगे जो स्टेट में पीओएस आएगी, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। तो आपको ये बात पता है ना? तो ये जो स्टेट है ना जिसके साथ पैसा बांटा जाएगा बाद में, ये डिसाइड होता है पीओएस के द्वारा। तो अभी इस सिचुएशन के अंदर क्या बोला गया है? 10(1)(a) में बोला गया है कि पीओएस बेटा वो होगी जहां पे मूवमेंट एंड होता है। तो मूवमेंट यहाँ पे एंड कहाँ हो रहा है बेटा? मूवमेंट एंड यहाँ पे हो रहा है हमारा, एक सेकेंड, हाँ मूवमेंट हमारा यहाँ पे एंड हो रहा है गाजियाबाद, मतलब उत्तर प्रदेश में। तो बेटा पीओएस क्या हुई? उत्तर प्रदेश। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हमारी यहाँ पे पीओएस है। तो बेटा अब सरकार को जैसे मान लो 100 रुपए मिलते हैं जीएसटी के, तो 50 रुपए अपनी जेब में सेंट्रल गवर्नमेंट में डालेगी और 50 रुपए हम लोग उत्तर प्रदेश को देंगे। तो इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर आईजीएसटी लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर हमारा कौन कौन सा लगता है सर? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अगर ये होता है इंटरस्टेट जहां पे सप्लायर और रेसिपिएंट की लोकेशन सेम होती, और हमें ये भी पता चल गया बेसिकली कि अब एसजीएसटी और सीजीएसटी बेटा वहां तो बट के ही चलेगा। बट के चलेगा क्यों? क्योंकि वहां पे पीओएस देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इंट्रा का मतलब दोनों एक ही जगह है ना, तो पीओएस भी वही होगी। तो इंट्रा में ज्यादातर पीओएस वही होती है जहां पे सप्लायर रेसिपिएंट है, तो वहां पे पहले पैसा कलेक्ट करके बांटने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो ऐसा आईजीएसटी वाला सिस्टम वहां नहीं है। वहां स्टेट फॉरवर्ड एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। एसजीएसटी सीधा स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता है और सीजीएसटी सीधा सेंट्रल की जेब में जाता है, वहां बांटने का चक्कर नहीं है। बट फिर भी पीओएस तो वहां पे भी निकालनी ही पड़ेगी। हाँ सर समझ में आ गया, ओके। अच्छा अब आ जाओ हम लोग 10(1)(b) के ऊपर। सर 10(1)(a) में जो हमारा पीओएस था वो पढ़ा तो दो बेटा। देखो यहाँ लिखा है द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम व्हेन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। जहां पे मूवमेंट खत्म होगा, बेसिक सी बात ये है, आप ये बात याद रखिए, आर की लोकेशन है ये। तो 10(1)(a) में शॉर्ट में मैं बोलूं तो आर की लोकेशन ही पीओएस मानी जाएगी, और गुड्स के ज्यादातर केस में ना आर की लोकेशन ही पीओएस मानी जाती है, ज्यादातर केस में, सब में नहीं। अच्छा 10(1)(b) पे आ जाते हैं। 10(1)(b) पे स्टार नंबर 2 पे स्टार नंबर 1 लगा लिया था। 2 क्या है? गुड्स डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन एट द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो बेसिक सी बात यहाँ पे क्या है बेटा? ये है बिल टू शिफ्ट मॉडल। बिल टू शिफ्ट मॉडल इसको बोलते हैं, जहां पे पैसे कोई और देता है, इन मतलब बिल किसी और के नाम पे कटता है, इनवॉइस किसी और के नाम पे कटता है, शिपिंग किसी और के पास होती है, मतलब शिप कहीं और होता है। तो बेटा यहाँ पे आपको समझना है कि थर्ड पर्सन का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसी को माना जाएगा पीओएस। सर एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, आइए। एग्जांपल यहाँ पे दिया है बिल टू शिफ्ट मॉडल का 10(1)(b)। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि पेरेंट है। अब वाई लिमिटेड एक सब्सिडरी है एक्स। अब एक्स लिमिटेड सामान ऑर्डर करता है वाई के लिए, एज अ पेरेंट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। अब एक्स लिमिटेड ने सामान ऑर्डर किए एक्स वाई लिमिटेड से। एक्स लिमिटेड ने सामान ऑर्डर किए एक्स वाई लिमिटेड से, किसके लिए किया? उसके लिए किया, वाई लिमिटेड के लिए किया। अब वाई लिमिटेड जो सब्सिडरी है वो बेटा मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, और एक्स लिमिटेड जिसने ऑर्डर किया माल वो दिल्ली में है। एक्स वाई लिमिटेड जहां से ऑर्डर किया बेटा वो लखनऊ में है, यूपी में है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जो एक्स वाई लिमिटेड है ये तो सप्लायर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। रेसिपिएंट की डेफिनेशन मैंने जब आपको पढ़ाई थी तो बताया था कि रेसिपिएंट इज अ पर्सन जिसको माल एक्चुअली में मिल रहा है, या जो उस माल का राइट एंजॉय कर रहा है। तो बेटा हालांकि कंसिडरेशन एक्स लिमिटेड ने दी है, फिर भी ये रेसिपिएंट नहीं कहलाएगा, रेसिपिएंट कहलाएगा वाई लिमिटेड। वाई क्योंकि डिलीवरी उसके पास ही माल को एंजॉय वो करेगा। एक्स लिमिटेड केवल यहाँ पे कंसिडरेशन पे कर रहा है, तो एक्स लिमिटेड को यहाँ पे बेटा क्या बोला जाएगा? थर्ड पर्सन बोला जाएगा। अब हमने पीओएस पढ़ा कि थर्ड पर्सन का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ही पीओएस कहलाएगा। तो बेटा ये देखो दिल्ली, इसका रजिस्टर्ड प्लेस क्या था? दिल्ली, तो दिल्ली ही पीओएस कहलाएगा। अभी देखो इसकी लोकेशन कुछ भी हो, किसकी? वाई लिमिटेड की, उससे हमें मतलब नहीं है बेटा, उससे मतलब नहीं है। पीओएस यहाँ पे क्या माना जाएगा सर? पीओएस माना जाएगा एक्स लिमिटेड का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो यहाँ पे थर्ड पर्सन है। आई होप मेरी बात को समझ रहे होगे अच्छी तरीके से। सप्लायर यहाँ पे हुआ एक्स वाई लिमिटेड, रेसिपिएंट हुआ यहाँ पे वाई लिमिटेड। बट रेसिपिएंट की लोकेशन ना लेते हुए हमको रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस लेना है थर्ड पार्टी का, थर्ड पर्सन का। आई होप मेरी बात यहाँ पे क्लियर तरीके से समझ गए इस एग्जाम्पल के थ्रू।
तो बेटा देखो अभी यहाँ पे जीएसटी कौन सा लगेगा ये भी आपको पीओएस में बताना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका पीओएस दिल्ली आ गया, ठीक है, और पीओएस और यूपी, मतलब दिल्ली और यूपी एक जगह नहीं है, तो इसमें बेटा कौन सा लगेगा, इंटर लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। और इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप मानते हैं तो आपको ये बात पता है, इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके ऊपर लगेगा क्या फिर। तो बेटा इसके ऊपर आईजीएसटी लेवी होगा, और आईजीएसटी लेवी होगा फिर ये आगे बटेगा यूपी गवर्नमेंट के साथ में और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा 50%, मतलब जीएसटी का 50% और इनको 50% जीएसटी का मिलेगा। इस तरह जीएसटी काम करता है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि अब यहाँ पे भले से रेसिपिएंट की लोकेशन, भले से रेसिपिएंट की लोकेशन मुंबई में थी, बट मुंबई के साथ में हमने जीएसटी का पैसा नहीं बांटा। देखा पीओएस कितना जरूरी है, पीओएस की वजह से पैसा जो बटा वो दिल्ली वाली स्टेट के साथ में बटा, और हमारा, हाँ, दिल्ली वाले स्टेट के साथ में बटा और यूपी वाले स्टेट के साथ में बटा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, आई होप। हाँ सर समझ में आ गया। एक मिनट, ये यूपी के साथ में, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये दिल्ली के साथ में बांटा जाएगा, यूपी के साथ में नहीं बांटा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिपिएंट की जो लोकेशन हम लोग ले रहे हैं वो तो मुंबई है, लेकिन पीओएस के हिसाब से दिल्ली है, पीओएस तो दिल्ली के साथ बांटा जाएगा। ठीक है जी, यूपी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, यूपी ने तो बेचा है, तो यूपी के ऊपर तो कोई भी वो है ही नहीं चीज। जो कलेक्शन वाला हिसाब है वो आता है फर्क हमारा दिल्ली या मुंबई, कहाँ पे जाके वो चीज मानी जाएगी। तो बेटा वो मानी जाएगी आपकी दिल्ली में, पीओएस दिल्ली में है, तो बेटा आपका ये जीएसटी चार्ज हो जाएगा, आईजीएसटी लेवी हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अगले सेक्शन के ऊपर अपने, सेक्शन 10(1)(c). द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो बहुत सिंपल सा सेक्शन है बेटा, इसके ऊपर मैंने स्टार नंबर 3 आपको दिया है यहाँ पे। जैसे मान लो आपकी चुन्ना की शॉप है, कोई चुन्ना की एक ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, चुन्ना की एक ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, ग्रोसरी शॉप। अब ग्रोसरी शॉप है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो जब भी आप कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट से सामान खरीदते हो, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट से, तो बेटा वहां पे मूवमेंट नहीं होता, रेसिडेंट खुद जाके सामान खरीदता, तो जहां पे भी जाके उसने सामान खरीदा वही माना जाएगा पीओएस। बेटा ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। तो बेटा वो डिलीवरी जो होगी, जो उसकी लोकेशन होगी वो कहाँ होगी, वही शॉप होगी। तो बेटा वही शॉप जहाँ पे है वहीं पे माना जाएगा। तो इसमें इंटरस्टेट लगता है ज्यादातर, ये इंटरस्टेट सप्लाई होती है क्योंकि रेसिपिएंट को खुद ही जाना पड़ता है ना वहाँ पे। तो रेसिपिएंट दुकान तक जब खुद जाएगा तो दोनों एक ही जगह पे उपलब्ध है, तो बेटा इंटरस्टेट सप्लाई होगी। यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई बांटने या बंटवाने की बात नहीं है, क्योंकि इंट्रा स्टेट है, मुझे पता है कि मैं कौन सी स्टेट में हूं अभी, तो उस स्टेट को 50% और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को 50% चला जाएगा। 10(1)(d), गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट द साइट, मतलब बहुत सारी जगहों से खरीदे गुड्स को और एक जगह उनको असेंबल किया गया। जैसे मान लो मैंने अपने घर में कोई काम करवाया, स्टील वर्क, तो मैंने क्या देखा, जब मैंने स्टील वर्क कराया, मानो मैंने फेंसिंग कराई, क्या कराई, फेंसिंग। आपको पता है ना फेंसिंग क्या होती है, दिखाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, इसमें लिख दूं, क्लास नोट्स में लिख देता हूँ, स्टार नंबर 4, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना, स्टार नंबर 4 हो गया ये हमारा। फेंसिंग कराई, जैसे मान लो ये मेरा घर है और इस घर के ऊपर यहाँ पे मैंने स्टील के वो लगवा लिए फेंस, जिसको पकड़ के हम लोग खड़े हो सके यहाँ पे, ठीक है। अब ये फेंस बने बनाए तो आए नहीं है, इनके लिए हमने क्या किया, हमने पाइप खरीदे, पाइप ऑफ स्टील, है ना, हमने नट्स खरीदे, हमने बोल्ट खरीदे। अब ये अलग अलग जगहों से खरीद के लाए गए और यहाँ पे एक जगह लाके असेंबल करे गए ना, असेंबल करोगे जब भी तो जाके ये इस शेप में आएगा कि मेरे हिसाब से कस्टमाइज होगा। तो बेटा ये सारे हमने अलग अलग जगह खरीदा और यहाँ पे असेंबल करे। ये तो एग्जाम्पल नंबर हो गया आपका 1। एग्जाम्पल नंबर 2 भी ये हो सकता है कि जैसे हमारा एक मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन में एक कैमरा होता है और टच स्क्रीन होती है, बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं, तो बेटा वो कॉम्पोनेंट में अलग अलग जगह लेके आए और असेंबल किया एक जगह, तो ये भी असेंबली का एग्जाम्पल है। तो बेटा पीओएस आपको पता ही है, जहां से भी आप लेके आओगे, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि जहां पे भी ये इंस्टॉलेशन या असेंबली हो रही है वही उसकी पीओएस मानी जाएगी। जैसे मान लो ये स्टील के पाइप मैंने मंगवाए गाजियाबाद से, मतलब यूपी से मंगवाए, ये बोल्ट मैंने अपनी लोकल शॉप से खरीद लिया दिल्ली में, ठीक है, और ये बोल्ट्स और नट बोल्ट मैंने दिल्ली से ही खरीद लिए, ठीक है। अब ये इन सबको असेंबल मैंने करवाया, इन सबको असेंबल मान लो मैंने करवा लिया हरियाणा में, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने हरियाणा से करवा लिया, हरियाणा में करवाया, मेरा घर जो ये है ये हरियाणा में है, गुड़गांव में है, ठीक है। तो अब मैं ये सारा सामान वहां ले गया और हरियाणा में मैंने असेंबली इंस्टॉलेशन कराई, तो बेटा पीओएस यहाँ पे फिर हरियाणा माना जाएगा। आई होप मेरी बात को समझ गए। हाँ सर समझ में आ गई। हमारा 10(1)(d तो काफी इजी था, समझ में आ ही गया। इसका 10(1)(e) है,
गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वीनियंस इंक्लूडिंग वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। बेसिक सी बात यहाँ पे क्या है, स्टार नंबर 5 डालो। आइए बताता हूँ मैं आपको स्टार नंबर 5 में क्या बात है। कि अगर मान लो जैसे आप प्लेन में जा रहे हो, ठीक है, प्लेन में जा रहे हो आप, अब प्लेन के अंदर आपको पता है कि खाना मिलता है। प्लेन के अंदर क्या मिलता है बेटा, खाना मिलता है, खाना पानी। अब आप उड़ते समय खाना पानी खरीद रहे हो तो उसकी पीओएस क्या मानी जाएगी, क्योंकि प्लेन तो अभी उड़ रहा है और उसके नीचे बहुत सारी जगह है, जैसे दिल्ली। मान लो मैंने जब खरीदने के लिए उसको बोला तो मैं दिल्ली में था, फिर वो उड़ के हरियाणा पहुंच गया प्लेन, मैंने जब खाया तो वो हरियाणा था, तो बेटा इसमें पीओएस कैसे पता चलेगा। तो बेटा आपको ये बात समझनी है कि जहां से गुड्स वहां पे चढ़ाए गए हैं, जैसे ही जो हम लोग खाना पानी दे रहे हैं लोगों को, वो कहीं से लोड तो किया गया होगा। मान लो वो लोडिंग हुई है, वो लोडिंग हुई है दिल्ली एयरपोर्ट पे। अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे वो लोडिंग हुई है बेटा, तो आपको ये बात समझनी है कि जहां से लोडिंग हुई है वही उसकी पीओएस मानी जाएगी, बेची कहीं पे भी जाए। क्योंकि बेचना हम ट्रैक नहीं कर सकते कि जिस समय आपने बेचा उस समय आप कौन सी दुनिया के ऊपर थे। हम लोग यही ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ से चढ़ाए गए, तो जहां से भी चढ़ाए गए बेटा वही उसकी पीओएस मानी जाएगी। ठीक है। इसके बाद टेंस 1 सी ए बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया भी है, अभी आप देख ही रहे हो 1/10/2023 से इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी ज्यादा पुराना नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपके दिमाग में भी ये बात अभी तक आ ही रही होगी कि जैसे मान लो मैं सप्लायर हूँ और मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर दिया, तो उसमें पीओएस क्या माना जाएगा। देखो बेटा, पहले तो सप्लाई क्या होगा, देखो आप इसमें ट्रैक किसको कर सकते हो, इसको तो कर ही नहीं सकते, रजिस्टर्ड ही नहीं है। सप्लायर को तो कर सकते हो, ये तो रजिस्टर्ड होगा, तो सप्लायर को पकड़ लो। देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द बायर रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। अगर सप्लायर के पास एड्रेस ऑफ द बायर है, एड्रेस का मतलब उसकी स्टेट पता है, एटलीस्ट स्टेट भी पता है आप, अगर आपको, तो बेटा पीओएस फिर वही है। अगर एड्रेस नहीं पता, अगर एड्रेस नहीं पता तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर है। सिंपल सी बात है। देखो मैं इसके लिए आपको स्टार लगवा दूं, एक स्टार नंबर 6। बेटा रिवीजन करने के समय स्टार ही काम आएंगे। देखो एक पेज भी हो गया हमारा इसी तरह। स्टार नंबर 6, जैसे मैं आपको यहाँ पे स्टार नंबर 6 में क्या बताता, मैं खुद भी भूल गया यार। सी ए था, हाँ, अनलिस्टेड पर्सन को कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, ये मिस्टर किशन है, इन्होंने सामान बेचा, इन्होंने सामान बेचा मिस्टर कुसुम को। अब कुसुम अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं कि जब किशन ने इनको बिल दिया तो बिल के ऊपर इनका नेम लिखा था या नहीं लिखा था, नेम एंड एड्रेस लिखा था या नहीं लिखा था। अगर बेटा लिखा हुआ था तो लिखा हुआ था तो पीओएस फिर यही हो जाएगी। अगर नहीं लिखा हुआ था तो बेटा फिर पीओएस हो जाएगा जहां का सप्लायर है। अगर मान लो किशन जो था, किशन था दिल्ली का था, ठीक है, और कुसुम, कुसुम जो थी वो यूपी की थी। मेरी दुकान बॉर्डर पे है, मैं बॉर्डर में बेचता हूँ सामान, मेरी दुकान लोनी में है। अब लोनी में होने की वजह से, अब आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, लोनी जो है एक ऐसा एरिया है जो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर के बहुत करीब है, मतलब बीच में है। तो मान लो मेरी दुकान जो है वो लोनी में है, मैं दिल्ली का हूँ, ठीक है। तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि मेरी जो शॉप है वहां पे लोग लेने आते हैं, कहाँ से सामान, यूपी से भी लेने आते हैं। अब लोनी क्योंकि दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में ही लगता है ये एरिया, अब यूपी से लोग सामान लेने आते हैं, तो मैं तो दिल्ली का हुआ, मेरा स्टोर। अब ये जो मिस्टर मिस्टर कुसुम बोल रहा हूँ, मिसिस होना चाहिए ना, मिस होना चाहिए, मिस, शादीशुदा औरत नहीं है। मिस कुसुम जो है सामान लेने आई, अगर उन्होंने अपना मुझे नाम और पता बताया, एड्रेस बताया, तो पीओएस में मानूंगा यूपी है। अगर उन्होंने नाम और पता नहीं बताया तो बेटा फिर मेरी लोकेशन मानी जाएगी, मेरी लोकेशन दिल्ली मानी जाएगी पीओएस फिर। ठीक है जी, हाँ सर समझ में आ गया। पीओएस से ही डिसाइड होगा इंटर है इंट्रा है। अगर जैसे मान लो मैंने जो एग्जांपल दिया इसमें सिद्ध हो जाता है कि पीओएस यूपी है, तो बेटा फिर तो ये इंटर स्टेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दिल्ली से यूपी सप्लाई हो रही है। लेकिन बेटा अगर ये सिद्ध हो जाता है कि इसका एड्रेस और नाम अवेलेबल नहीं था, तो वैसे मेनली एड्रेस ही चाहिए हमें, और एड्रेस में भी केवल स्टेट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सिद्ध हो जाता है कि इनका स्टेट हमको नहीं पता था, मैंने बिल ही नहीं दिया इनको, या तो मुझे स्टेट नहीं पता था, उसमें लिखा नहीं मैंने, तो बेटा फिर तो ये इंट्रा माना जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर तो बेटा मैं एक ही जगह से एक ही जगह पे सप्लाई कर रहा हूँ ना, सब जगह चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, हमने ये भी कवर कर लिया। इसके बाद 10(1) CA वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है उसके, ठीक है। ये एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लगाया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ओके, अब आपको एक बात और याद रखनी है कि जो कोर्सेज ऊपर कवर नहीं है वो 10(2) में आएंगे।
जहाँ पे सरकार बताएगी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी बेटा। तो सरकार के पास पावर है, गवर्नमेंट पावर है 10(2) में, कि गवर्नमेंट बताएगी। अगर कोई सा ऐसा आपने अटपटा केस निकाल दिया जो ऊपर कहीं भी कवर नहीं है, 10(1) ए बी सी डी ई सी ए, तो बेटा फिर वो सरकार बताएगी 10(2) में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये बेटा रेजिडुअल क्लॉज है, रेजिडुअल क्लॉज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पीओएस इन द केस ऑफ इंटरनेशनल सप्लाई ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो बेटा वो अब हमारा अगला सेक्शन नंबर 11 है, जिसको मैं आपको एक अलग पार्ट में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सो डेट मैं अलग अलग चीजों को रखूँ। ठीक है, ये मैं आपका अलग मतलब नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है, आप फटाफट से सारी वीडियो एक साथ ही देख लेना। मैं बना अभी रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड अभी कर लूंगा क्योंकि ज्यादा बड़ा सेक्शन है नहीं, बट बताऊंगा अगले पार्ट में। ठीक है जी, चलो आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको इंटरनेशनल सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ने के लिए मिलेगा पीओएस। ठीक है जी, ओके।